बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमन आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आपको मालूम है कि गुड मॉर्निंग के साथ साथ गुड वेदर भी है, लेकिन अभी तक अगर बारिश इसी तरह होती रही तो मुझे ये डर है कि पंजाब में बारिश के पानी की वजह से मामला ख़राब ना हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं इंतज़ामिया अभी हम कल ही बात कर रहे थे अबूज़र, कल सुबह ही हमने शुरू में यही बोला था कि बारिशें उतनी नहीं हुई जितनी प्रेडिक्ट की गई थी, और आज सुबह जैसे गरज चमक के साथ लाहौर में और फिर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश शुरू हुई। ये मनाजर आप देख सकते हैं, अभी से पानी इकट्ठा करना होना शुरू हो गया है, और जब पानी खड़ा हो जाता है तो फिर सिचुएशन जो है वो आपको पता है कि कितनी ख़राब हो जाती है। सो बेसिकली मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ताला ये बारिश रहमत ही रहे, जहमत ना बने, क्योंकि उसके बाद फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये जो सिचुएशन है और जितनी तेज़ बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है पंजाब भर में, ख़ासकर अगर लाहौर का जिक्र करें तो बहुत तेज़ बारिश हुई है, और बेशतर शहरों में भी इस वक्त बारिश हो रही है पंजाब के। अब ये देखना होगा कि जैसी बारिश कब ख़त्म होती है, नंबर वन, और अगर बारिश इसी तरह होती रहती है तो फिर किस तरह से आपने कहा सी आपका जो सिस्टम है वो आप फाल करते हैं, क्योंकि इस टाइम होता है कि चोक हो जाती है, बारिश होती रहे और फिर भी अगर आप निकास को ना बेहतर कर सकें, और उस चोकिंग के नतीजे में फिर आपको मसाइल होते हैं, कहीं भी आपने जाना हो। इवन हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ दफ्तर आते हुए, क्योंकि सड़कों पर अभी से पानी जमा होना शुरू हो गया है, तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे और आपको अपडेट भी करेंगे। और भी बहुत सी खबरें हैं, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं वो भी डिस्कस करने हैं, और फाइनली एपीसी की डेट भी तय हो गई, तो उस पर भी बात होगी। हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। बादल अभी गए नहीं, मजीद बरसेंगे। लाहौर में वक्फे वक्फे से तेज बारिश, बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी रिमझिम का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिश मुतवक्किल। I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies. फ़ौज हुकूमत की तमाम पॉलिसियों के साथ है, फ़ौज से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू, कहा रातों रात तब्दीली ख्वाब ख्याल में ही आती है, मईशत की तरक्की में वक्त लगता है। आज मुल्क में करप्शन का एक भी मेगा स्कैंडल नहीं है, ऊपर की सतह पर करप्शन को कंट्रोल कर लिया, हुकूमत के खिलाफ खुलम खुला प्रोपेगेंडा होता है। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। ऑपोजिशन की एपीसी 20 सितंबर को जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। मेजबानी पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। ऑपोजिशन का मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा। रहबर कमेटी के इजलास में छोटी जमातों के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर एतराज़ात। दोनों जमातों को आइंदा मुश्तरका फैसला करने की यकीन दहानी। एपीसी में साबिक सदर आसिफ जरदारी और मरीम नवाज भी शरीक होंगे। बरसगीर के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 263वें उर्स की तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है। उर्स की तकरीबात 6 सितंबर तक जारी रहेंगी। टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, और सबसे पहले बात करेंगे उस अहम खबर की जिसका शोशा सोशल मीडिया पर पहले से ही आना शुरू हो गया था, और बहुत से एनालिस्ट, बहुत से सहाफ़ी अबू जब ये ट्वीट कर रहे थे कि देयर इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग और किसी का रिज़ाइन आ रहा है, तो वो फिर बाद में अनाउंस भी हो गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपनी जो पॉलिटिकल सीट थी उनकी, जो मशीर थे वो इंफॉर्मेशन के वज़ीर आज़म को, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। ऑल्दो ही स्टिल होल्ड्स द सीट, जो वो सी पैक के ओवरऑल चेयरमैन है और उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। इसके साथ साथ चूंकि जो इल्जामात थे उस पर भी अगर बात करें तो उन्होंने इनकी सख्ती से तरदीद की है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बेनकाब हो चुकी है, हमेशा इज्जत और वकार के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है और वो इंशाल्लाह ऐसा करते रहेंगे। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने खिलाफ लगाए गए इन इल्जामात की सख्त अल्फाज में तरदीद की। और इस पर आपको अगर बताएं कि उन्होंने कल ट्विटर का ही इंतखाब किया, जिस पर उन्होंने ये पूरी तफसीलात जो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल थी, ये बयान उन्होंने जारी कर दिया। और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ये कहा, उस तमाम जो पेजेस अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए हैं। 22 जून 2020 को असासे डिक्लेयर किए थे, उस वक्त अहलिया किसी कारोबार में हिस्सेदार नहीं थी। फिर अहलिया 1 जून 2020 तक इन्वेस्टमेंट से भी दस्तबरदार हो चुकी थी। और इसमें यह भी लिखा है कि तस्दीक
अमेरिका में मौजूद ऑफिशियल रिकॉर्ड से की जा सकती है, जबकि 18 साल शराकतदारी में अहलिया का हिस्सा $19,452 था और फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट 18 साल की जमा पूंजी से की थी। आसिम सलीम बाजवा ने ऐसा कहा है। बिल्कुल, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसी ने ऑन बिल्डर्स एंड स्टेट कंपनी बनाई। बेटे की कंपनी गैर फ़ाल है। बेटे पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उसके नाम हिमालय लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे के पास हिमालय लिमिटेड कंपनी के सिर्फ 50% शेयर्स हैं, लेकिन जिसने 3 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए हैं। और ये दुरुस्त भी है कि एक बेटे के नाम पर मोची कार्डियोजी कंपनी मौजूद है। ये एक छोटी कंपनी है जिसने 5 साल में मुकम्मल नुकसान उठाया। और एक बेटे पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उसके नाम पर क्रिप्टन माइनिंग कंपनी है। कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया। ये कंपनी भी उस वक्त रजिस्टर की गई जब उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान में तैनात था और किसी ने ये तक नहीं देखा कि ये कंपनी FBR में 2019 में रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। आसिम सलीम बाजवा ने इस हवाले से मजीद एक्सप्लेनेशन भी दी और उन्होंने कहा कि उनके बेटों ने अमरीकी यूनिवर्सिटियों से बिजनेस की डिग्री ली है। उन पर अमरीका में घर खरीदने का इल्ज़ाम है, जबकि बेटों ने घर मॉर्गेज यानी कि बैंक कर्ज के जरिए लिया, जिसकी 80% रकम अभी अदा करना है। और उन्होंने कहा कि ये आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब का ये भी कहना था कि मेरे एक बेटे के नाम एडवांस मार्केटिंग कंपनी का इल्ज़ाम है। ये कंपनी गैर फाल है और उसमें कोई कारोबार नहीं किया। 2 भाइयों की कंपनी सिल्क लाइन एंटरप्राइजेस को CPAC का कोई ठेका नहीं दिया गया, क्योंकि CPAC से भी इस पूरे स्कैंडल को रिलेट किया जा रहा था। फिर कंपनी रहीम यार खान में सनतों को अफरादी कुव्वत फराहम करती है। और आसिम सलीम बाजवा ने मुख्तलिफ कंपनीज का जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है उस ताल्लुक की भी तरदीद कर दी। और उन्होंने कहा कि बाजको के तहत 27 कंपनियां अमरीका, 2 मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं। मेरे 5 भाई हैं, 2 डॉक्टर्स हैं, एक अमरीकी बैंक का नायब सदर है, एक भाई रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग कंपनी कंट्रोलर, एक रेस्टोरेंट चीन का शराकतदार है। मेरा कोई भाई मेरे ज़ेरे कफालत नहीं रहा। मतलब अपनी एक तो इमीडिएट फैमिली, अपने बच्चों के हवाले से उन्होंने तमाम एक्सप्लेनेशन दी और फिर उन्होंने अपने बहन भाइयों यानी कि सिबलिंग्स को भी एक्सप्लेन किया कि वो मेरे ज़ेरे कफालत नहीं रहे और उनके जो बिजनेसेस हैं या जो इन्वेस्टमेंट है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल, चूँकि इन भाइयों के साथ ताल्लुक जोड़ा गया था इन इल्ज़ामात में जो कि उन पर लगाए गए थे, तो उन्होंने उनको भी वाज़ेह किया कि भाइयों के साथ उनका ऐसा कोई फाइनेंशियल ताल्लुक नहीं है, वो अलग से ऑपरेट करते हैं। गुज़श्ता 18 साल में उन्होंने कहा कि भाइयों ने $70 मिलियन की फ्रेंचाइजेज और असासे बनाए। $70 मिलियन की सरमाकारी में $60 मिलियन बैंकों से हासिल करदा कर्ज था। तो ये तमाम मामला है जिस पर उन्होंने बात की है और बड़े वाज़ेह डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन दी। और इसके साथ साथ जो कि वो थे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में एडवाइज़र और वो उस स्पेशल असिस्टेंट, उसकी उन्होंने अब कहा जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे इस पोजीशन से, उन्होंने खुद कह दिया। अब देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में ये मामला किस तरफ जाता है। बिल्कुल, और कल वो मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे और उन्होंने ओपनली सवालात के जवाबात भी दिए। लेकिन जो दूसरी उनकी सीट है जो एज चेयरमैन CPAC, वो फ़िलहाल इतलात ये हैं कि वो उस पर काम जारी रखेंगे और उस पर उन्होंने ये कहा है कि मैं एज ए चेयरमैन CPAC काम करता रहूँगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं फुल कंसंट्रेट नहीं कर पाता जब मुझे इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी अपडेट्स देनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ CPAC को ही फोकस करूँगा और इस पर ही इंशाल्लाह मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और आखिरकार जिसका इंतज़ार था पूरे काफ़ी ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान में कि APC आखिर कब होगी, उसकी तारीख अब तय हो चुकी है और 20 सितंबर तारीख अब फाइनल हो चुकी है, जिसकी हवाले से बताया जा रहा है कि जरदारी हाउस में ही होगी और पीपल्स पार्टी इसको होस्ट करेगी। साबिक सदर आफिसर जरदारी मरियम नवाज भी APC में शिरकत करेंगी और फिर अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। अब ये बातें तो हम 2 साल से सुन रहे हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देना है, अपोजिशन ने मिल बैठना है, छोटी ईद, बड़ी ईद, फिर मुहर्रम, लेकिन अब फाइनली 20 सितंबर की डेट आई है तो अपोजिशन ने कमर कस ली है। और रहबर कमेटी का जो इजलास हुआ उसके बाद अकरम दुरानी ने ऐलान किया कि 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी और इस इजलास में किसने किससे शिकायत की, किसने किसको मनाया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शिरकत करेगा, ये तमाम चीज़ें 24 न्यूज़ सामने ले आया। और ये भी बताया जा रहा है कि इस इजलास में अपोजिशन ने छोटी जमातों और पीपल्स पार्टी के साथ साथ नून लीग को भी तनकीद का निशाना बनाया और शिकवा किया कि कानून साजी के मामले पर दोनों बड़ी जमातों ने हुकूमत को सपोर्ट करके छोटी जमातों को मायूस किया। और इसी वजह से ये डिलेड भी रहा और ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान अब कायल कर लेंगे बाकी छोटी जमातों को और उनको कहेंगे कि अब एक प्लेटफॉर्म पर आना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक आवाज़ नहीं होगी अपोजिशन की तो फिर वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो सकती है, चाहे इन हाउस तब्दीली की बात हो या फिर इसके अलावा नए इलेक्शन की डिमांड हो, कुछ भी हो चाहे आप, लेकिन वो अगर एक पेज पर नहीं आती है अपोजिशन और अगर फिर भी डिफरेंसेस रखती है तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेशतर रहनुमाओं ने नून लीग को मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार भी करार दिया, क्योंकि ऐसे लगा बहुत से रहनुमाओं, क्योंकि नून लीग जहाँ पर वक्त था उस वक्त उन्होंने साथ उस तरह से नहीं दिया है और ना ही कहीं पर कानून साजी में रुकावट बने, ना पीपल्स पार्टी उस तरह से अमल दखल कर सकी किसी मामले पर। सिर्फ मौलाना फजल रहमान मेन वोकलिस्ट रहे नजर आए। और मौलाना फजल रहमान ने लास्ट टाइम जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करने गए थे तो इस नाराज़गी का बरमला इजहार भी किया था और उन्होंने कहा था कि मैं छोटी जमातों से मुशावरत करने के बाद बताऊंगा कि आगे क्या करना है। लेकिन मुझे लग रहा है अबू सर कि अब अपोजिशन एक्टिव होती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब इससे कबल जो कराची का उनका दौरा रहा, कामयाब दौरा मैं इसलिए कहूँगी कि अवामी दौरा था, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, आवाम से मिले, वहाँ पर तारीख में पहली बार बिलावल हाउस भी गए, जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद थे। तो उनके उस जेस्चर को कि वो जाके अवाम में उनके मसाइल सुनते रहे, उनसे मुलाकात करते रहे, फिर मली साइड पर जाकर जहाँ एक कारकुनों का जमे गफीर भी उनके साथ आ गया था, मतलब उनको मिलने आ गया था, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा जेस्चर था जो आवाम को और ख़ासतौर पर कराची में जाना चाहिए था। बिल्कुल। अब देखा हमने ये कि कराची में जब आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात की शहबाज शरीफ ने तो वही बहुत बड़ा एक स्टेप था जो कि लिया गया अपोजिशन की तरफ से। और अब चूँकि ये हो चुकी है मुलाकात और अब APC के हवाले से भी डिस्कशंस हो चुकी हैं कि 20 सितंबर को होगी। कराची में अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ का दौरा जो है बड़ा इफेक्टिव रहा है। एक तो ये वजह थी कि वो अपने हल्के में भी गए, ऑल्दो वहाँ से इलेक्शन हार गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने हल्के में गए, वहाँ की आवाम ने उनका इस्तकबाल किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें मौका मिलेगा कराची में तो मैं 3 साल में कराची को भी पेरिस बना दूंगा। और ये दावा चूंकि वो लाहौर के हवाले से भी कर चुके हैं, ये उनकी लाइन जो है, ये टर्म बड़ी फेमस है अक्रॉस पाकिस्तान। पेरिस जो है ना वो बहुत पसंद है, क्योंकि लाहौर के बारे में भी वो कहते थे। और फिर जब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन थी तो आपको याद होगा कि फिर ये कहा जाता था कि बारिशों के बाद जो सड़कों की हालत होती है कि ये वेनिस बन गया, पेरिस तो नहीं बन सका। तो ये देखते हैं कि कराची चूँकि ऑलरेडी बहुत हालात वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ठीक नहीं है, वहाँ पे बहुत से काम होने हैं और इस हवाले से इमरान खान साहब भी अब सैटरडे को जा रहे हैं कराची और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का वो ऐलान करेंगे और इस पर अभी से हाइप भी क्रिएट हो गई है। अभी अगर हाइप क्रिएट होने के बाद इम्प्लीमेंट ना हुआ उस तरह से तो फिर थोड़ा सा लोग मज़ीद परेशान हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आप ये भी देखिए कि रेबर कमेटी में इत्तफाक ये भी हुआ कि तमाम फैसले तहरीरी शक्ल में होंगे ताकि कोई पीछे ना हट सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ट्रस्ट डेफिसिट हम शुरू से जिक्र कर रहे थे अब वो एतमाद तो बहाल हो रहा है, लेकिन यही ना कि मतलब आप डिसाइड कर लो एंड देन आप ये कर दूंगा, ये हो जाएगा और उसके बाद फिर लोग कहें कब होगा, वो कहेंगे बताते हैं जाके भी वापस इस्लामाबाद। तो यूँ नहीं होना चाहिए, यूँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ अब वज़ीर आज़म साहब जो सैटरडे को कराची जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनाउंस करने जा रहे हैं जिसमें तजावुज़ात हटाई जाएंगी, ट्रांसपोर्ट बेहतर की जाएगी, सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर किया जाएगा। इसके साथ साथ कराची को रोड ठीक कर दे तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाता हुआ प्लान होगा या कोई सियासी बयान होगा? बिल्कुल, अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सलमान शाह साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान शाह साहब। सलमान साहब, जिस तरह से इस वक्त बात की जा रही है, एक जाने तो चले APC के हवाले से बात की गई है कि जी हुकूमत के खिलाफ एक चलेगी, लेकिन अगर हम मामला सिर्फ कराची का यहाँ पर रखें, क्योंकि इमरान खान साहब जा रहे हैं कराची, वहाँ पर जाकर वो अब ऐलान भी करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से, क्या कहेंगे ये इस वक्त पॉसिबल है कि इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए कराची में? डेफिनेटली कराची की जो सिचुएशन है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान की पोर्ट सिटी है और सिंध का कैपिटल सिटी भी है, एक मिनी पाकिस्तान भी उसको तस्वीर किया करता है। तो कराची की के जो हालात हैं उसके मुताबिक उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही है वो खासी ज़्यादा है। लोगों की जिंदगियां जो हैं वो डिस्ट्रक्टेड है टोटली। इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें खासी डिस्टर्ब हुई है जिसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको करने के लिए ज़रूरी है कि ताकि एक इमरजेंसी की बेसिस पे किया जाए, क्योंकि नज़र आता है कि कराची में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी
दिहाइयों से वो नहीं हुई, और जो एलोकेशन कराची के लिए होनी चाहिए थी वो उतनी नहीं है, जो हुई हैं वो खर्च भी नहीं हुए। सो बहुत सी चीजें हैं जो कराची को एक स्पेशल तौर पे वहाँ पे आप बिल्कुल सही। सलमान साहब, आपने सही कहा कि मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और चूंकि पाकिस्तान का मुआशी हब है तो फोकस भी होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ और विफाक जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात कर रही है, इस पर वो सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेगी, और क्या वो दोनों मिलकर इसकी एक्चुअली एग्जीक्यूशन के लिए काम करेंगे? क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे मामला तो कराची का है और कराची की आवाम का है। लेकिन ये तो एक स्पेशल केस होगा, क्योंकि असूली तौर पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, वो तो सिंध गवर्नमेंट की और लोकल गवर्नमेंट की बनती है, और बीच में फेडरल गवर्नमेंट के कुछ एरियाज हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अवाम का तल्लक है वो तो सिंध गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का है। लेकिन आई थिंक कि जब इस किस्म की इमरजेंसी होती है जिसमें बहुत मैसिव किस्म की रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, तो उस सिचुएशन में फेडरल गवर्नमेंट के पास भी अख्तियार है कि वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे अगर सब मिलकर काम करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर नहीं भी करते तो फिर भी फेडरल गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा पूरी पाकिस्तान के। शाह साहब, एक और मामला जिस पर चूंकि आपने कहा कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा और इमरजेंसी में तो विभाग को भी आगे आना पड़ता है, सूबाई मामला है वैसे ये बताइएगा एक और मामला, चूँकि आपका इकॉनमी से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप देखते रहे इन मैटर्स को भी, ये बताएं कि ये जो NFC का मसला है, फिर जो फंड्स हैं, कराची 50% कहते हैं कि जी वो आपके इंजेक्शन करता है इकॉनमी में, लेकिन उसको उस तरह से वापस नहीं आता, तो ये जो डिविजन्स हैं, जो ये एक मैकेनिज़्म है, ये किस तरह से बनाया जाता है? क्योंकि इसमें कोई ख़राबी है तो दूर कौन करेगा? देखिए, इसमें नीयत का एक बहुत बड़ा रोल है। नीयत अगर ठीक हो तो फिर ये तमाम लेवल ऑफ गवर्नेंस जो है, प्रोविंशियल लेवल, लोकल लेवल और फेडरल लेवल में, ये बड़े आसानी से ये सारे मसले हल हो सकते हैं। अब कराची में अगर आप कराची की जो पॉपुलेशन है और कराची का जो रोल है उसके मुताबिक उसको अगर फंडिंग मिले, उसके मुताबिक हम करना चाहिए इनका। सलमान साहब, शुक्रिया आपका जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपकी आवाज़ हम तक क्लियरली नहीं पा रही थी, लेकिन आपकी बात जो है वो पहुंच गई, और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मामला चाहे कुछ भी हो, विफाक को अब स्टेप अप करना पड़ेगा कराची के लिए, और जो भी वो चीज़ें अनाउंस करेंगे उसकी एग्जीक्यूशन के लिए बाकायदा काम करना होगा, तभी मसाइल हल होंगे। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की कराची के मसाइल पर, इससे पहले सलमान शाह साहब से, और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर रहनुमा है मरीम औरंगज़ेब साहिबा कि क्या है कराची का हल नून लीग की नज़र में, और इसके बाद APC के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मरीम औरंगज़ेब साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मरीम साहिबा, जिस तरह से कुछ दिन पहले से मामलात कराची के काफ़ी ख़राब दिखाई दिए, फिर इसके बाद नून लीग भी खासी एक्टिव रही कराची के मामलात को लेकर। शहबाज शरीफ साहब ने दौरा भी किया कराची का, फिर बिलावल भुट्टो साहब, फिर आसिफ जरदारी साहब से उनकी मुलाकात भी कराची में, ये पहली मुलाकात थी अपनी नौयत की इस तरह से कराची में। क्या कहेंगी इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की, और फिर हल क्या है नून लीग के पास इसका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराची में गए थे। आप लोगों ने देखा
और डिफरेंट एरियाज जो कराची जो हैं, जो जहाँ बहुत सिवेरिटी थी, उनको विजिट भी किया। वो अपने हल्के में भी गए, जो वहाँ कराची में जहाँ से वो इलेक्शन जीते थे, लेकिन उनको रिकाउंटिंग में हरा दिया गया। वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का अपना एक्सपीरियंस जो पंजाब का है, जिस वक्त ऐसी कोई नेचुरल क्लैमिटी आती थी या किसी किस्म की कोई डिजीज आउटब्रेक होता था, तो एक ही शख्स है जिसका नाम इंसानों के जहन में आता है कि जिसको एक्सपीरियंस भी है एडमिनिस्ट्रेशन का, और कैसे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है, डिफरेंट की मशीनरी को किस तरह इंगेज करना होता है, एक्टिवेट करना होता है एट ऑल लेवल। तो वो उसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई मेरा ख्याल है नेमुल बदल नहीं है। तो उसी जज्बे के साथ, उसी इजहार यकजहती के साथ वो कराची गए, जो काम मेरी नज़र में, पाकिस्तानियों की नज़र में और जो कराची के लोग हैं वहाँ जो उसके हुकूमत है उनकी नज़र में इमरान साहब को करना चाहिए था। क्योंकि देखें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सियासत से बालातर होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बियॉन्ड पॉइंट स्कोरिंग होती हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रोविंस में मुश्किल में होते हैं, आपको याद होगा कि जब KPK में डेंगू का आउटब्रेक हुआ था, जी बिल्कुल, तो शहबाज शरीफ साहब ने डॉक्टर्स को KPK भेजा था, इर्रिस्पेक्टिव के वहाँ उस वक्त हमारे लिए क्या कलमात और क्या बातें हो रही थी, लेकिन ये इन चीज़ों से बियॉन्ड होती हैं ये चीज़। तो इसी तरह हम कराची गए और बड़ा दुख हुआ देखकर कि किस तरह वहाँ क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह मुश्किल में हैं। और यही बात उन्होंने वहाँ भी की कि वफाकी हुकूमत को आना चाहिए था, बल्कि यहाँ तक कहा कि आप देखें कि एक वजीर आज़म मुल्क का है, उसको वहाँ जाके बैठ जाना चाहिए था, उनको लीड लेनी चाहिए थी कि बताएं सिंध हुकूमत या वहाँ के लोग बताएं, फंड्स को रीएलोकेट करना चाहिए था, मोबिलाइज करना चाहिए था, और वहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर एडमिनिस्ट्रेशन। तो मरीम साहिबा, वो अब देखें, दौरा कराची प्लान हो गया, वज़ीर आज़म साहब हफ्ता के रोज़ कराची जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान भी ला रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर कितनी उम्मीद है आपको कि अब जो प्लान अनाउंस किया जाएगा, क्या उस पर वाकई में तहरीक इंसाफ संजीदा नज़र आएगी और विफाक जो है वो टेकअप कर लेगी कराची के मसाइल को? देखिए, तहरीक इंसाफ संजीदा नज़र ना आ सकती है, और ना उनकी नीयत की वजह से और उनकी इनकैपेसिटी की वजह से और उनकी इनकेपेबिलिटी की वजह से, ये और उनकी बेहिसी की वजह से, ये उनको 4 हफ्ते के बाद वज़ीर आज़म को याद आया है कि उन्होंने कराची जाना है। जब शहबाज शरीफ साहब दौरा कर आए हैं तो ये आफ्टर थॉट और पॉइंट स्कोरिंग उसके बाद उनको याद नहीं मरीम साहबा, ये दौरा पहले से ही तय था, ये उसके बाद नहीं हुआ। और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ऑब्वियसली जिस तरह से आपने कहा है कि सूबाई हुकूमत के बगैर तो बन नहीं सकता, तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन भी चाहिए थी। वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो इस तमाम मामले को देख रही है। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से और फिर लेके चलेंगे इस मामले को, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ताकि कराची के मामलात हल हो सकें। मेरे ख्याल में कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गलत है, मैं इंफॉर्मेशन तस्दीक कर दूँ कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे से 3 दिन पहले ये अनाउंस किया कि वो कराची जा रहे हैं, उसके 1 दिन के बाद ये खबर आई कि वज़ीर आज़म भी कराची जा रहे हैं। तो ये मैं दोबारा, क्योंकि ये सियासत नहीं है जी, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये उनका फ़र्ज बनता था कि वो कराची जाएं, और अगर शहबाज शरीफ को देख कर ये एहसास पैदा हुआ है इमरान साहब में, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, चले आप कह रही हैं तो हम आपकी बात बिल्कुल ऑथेंटिक मान लेते हैं एंड विल टेक योर वर्ड फॉर इट। लेकिन यहाँ पर ये भी कहिएगा कि जो सियासत है, आपने कहा ये दौरा सियासी नहीं था और वो नज़र भी आया कि अवामी दौरा था, उन्होंने अवाम से मुलाकात की, अब खुद भी उनके हमरा मौजूद थी। लेकिन अब अगर सियासत की तरफ आ जाएँ तो जिन मसाइल में आवाम घिरे हैं, बेरोज़गारी है, मईशत का क्या हाल है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसमें आवाम अपोजिशन की तरफ भी देखती है और अपोजिशन अब फाइनली एक्टिव नजर आ रही है। रहबर कमेटी का जो इजलास हुआ उसके बाद APC की डेट दे दी गई है, तो APC में होने क्या जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का एजेंडा क्या रहेगा? कल जो मीटिंग हुई उसमें कुछ शिकवे शिकायत भी की गई नून लीग से। देखिए, मैं पहले तो ये जरूर कहूंगी कि जिस किस्म की नालायकी, चोरी, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, इनकेपेबिलिटी 2 साल में पाकिस्तान की आवाम ने विटनेस भी की है और जिसकी सजा भी काटी है, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आवाम जो है वो अपोजिशन की तरफ भी नहीं देख रही बल्कि की तरफ ही देख रही है जी, और उनको किसी किस्म की उम्मीद इस हुकूमत से नज़र नहीं आती और फाइनली एक्टिव नहीं हुई अपोजिशन। 2 साल से इनकी इनकॉम्पिटेंस, करप्शन और चोरी को जिस तरह
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और ऑपोजिशन ने हाईलाइट किया। माजरत के साथ मरियम साहिबा, हाईलाइट किया लेकिन प्रैक्टिकली कुछ काम नहीं और ये तो हुआ। शिकायत मौलाना फजल रहमान को भी आपसे रही है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर तो तवक्को ये थी कि कंटेनर लग जाता, वजीर आजम इमरान साहब जो आज भी कंटेनर पर बैठे हैं और एक मुंतखब वजीर आजम को जिस तरह कंटेनर पर चढ़कर गले से घसीट दो के नारे हुए, तो ये तो सिलेक्टेड थे, लेकिन हम फिर भी ऐसा। लेकिन लॉन्ग मार्च का जिक्र कर लें, वहां पर भी नहीं गए आप उस तरह से, यही कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब नाराज भी थे आपसे। कौन नहीं गया जी लॉन्ग मार्च में, जरा मतलब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। आप लॉन्ग मार्च में गए थे जी 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 शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च में नहीं जाना एंड वहां पर पार्टिसिपेट उनके साथ मुकम्मल तौर पर जो कहा नहीं कि सर आपको शायद इंफॉर्मेशन मैं दोबारा नहीं देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जिस तरह मेरे से वादे किए गए थे उस तरह से नहीं निभाए गए। आपने मेरी बात कर दी, अब मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। लॉन्ग मार्च की सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक पूरी रिसेप्शन हर जगह के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर मुस्लिम लीग नून ने की। मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद के अंदर हिस्सा लिया। प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर वहाँ मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हुए और वहाँ उन्होंने उनके साथ तकरीर भी की और उसमें भरपूर हिस्सा लिया। और हमारी रहबर कमेटी के तमाम मेंबरान हर रोज लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। तो मरियम साहब आप ये कहना चाह रही हैं कि मौलाना साहब नाराज नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो नाराज हैं कि नून लीग ने शिरकत नहीं की? मौलाना साहब ये देखिए, बात ये होती है कि पिछले 2 साल एक ऐसा डिक्टेटोरियल माइंडसेट इस मुल्क से मुसल्लत है कि आप लोग डेमोक्रेसी के जो ट्रू प्रिंसिपल्स हैं, इज़हार राय मुख्तलिफ हो सकता है, डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट व्यूज आ सकते हैं, यही जमहूरियत की रूह है। ठीक है, ये पॉइंट आपका सही हो गया मरियम साहबा। इसके अलावा अब एक और इशू जो कि 20 सितंबर को बहुत बड़ा पाकिस्तान में अब ये आ रहा है, क्योंकि ABC आने वाली है, तो ये उम्मीद की जाती है कि प्लेटफॉर्म एक होगा जिससे तमाम अपोजिशन की आवाज़ जो है बनेगी। ये बताइएगा मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब ये तमाम शिरकत कर रहे हैं, इस हवाले से यकीन दहानी हो चुकी है? देखिए बात यह है कि एक बात बहुत क्लियर है और अपोजिशन इससे मुतहद है कि इमरान साहब की हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। मुल्क अब इनकी चोरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इनकी करप्शन का, इनकी नालायकी का पाकिस्तान की अवाम और मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और APC से जो भी अनाउंसमेंट होगी और जिस किस्म का भी इक़दाम होगा, एक तो वो तमाम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और आइन के मुताबिक होगा। मैंने जैसे पहले कहा कि हम तमाम पार्टीज में ये मुल्क बनाने वालों में से, और मुस्लिम लीग नून वाहिद वो पार्टी है जिसने इस मुल्क को नवाज शरीफ की क़यादत में संवारा है। इस मुल्क के अंदर तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो मोटरवेज हों, चाहे वो दहशतगर्दी से मुल्क को निकालना हो, उस पर नवाज शरीफ का जो नाम है उससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। इसी तरह हम तमाम जमहूरी प्रिंसिपल्स, आइन और कानून के मुताबिक जो भी ऑप्शन होगी इस हुकूमत को घर भेजने की, वो इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे साथ शेयर कर रही थी। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम कोई बात जिस तरह से पूछते हैं उसका जवाब उस तरह से मिल नहीं पाता? मुझे तो ऐसे भी लगा कि शायद मुझे भी एनीवेज जवाब मिला या नहीं मिला, ये तो आवाम देख रही है, वो बताएगी कि जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिला या नहीं। एक ब्रेक, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जब से मामलात बारिश की वजह से ख़राब हुए पूरे पाकिस्तान में, देखा कराची में भी, इसके बाद पंजाब में भी, KP में ये सूरत हाल रही थी। और सवात में ये हमने देखा कि जब सवात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद सैलाब आ गया, तो वहाँ पर जहाँ पर मामलात देखे हमने कि तबाही भी आई है, लेकिन कुछ हमने वहाँ पर इंसानियत की भी बड़ी बेहतरीन मिसालें देखी, बड़ी बेहतरीन मिसालें देखी। और उसमें आप ये देखिए कि किस तरह वहाँ पर लोगों की मदद की गई और सामान बचाया गया लोगों का, किस तरीके से तमाम सिनेरियोस को हैंडल किया गया। लेकिन वहीं पर एक वीडियो इस तरह की भी आई जिसमें एक शख्स ने एक जानवर, एक कुत्ते की जान बचाई। जी बिल्कुल, और ये जान ऐसे बचाई कि उनको मालूम नहीं था, वो अपने रास्ते से गुजर रहे थे। तो इस इलाके में सवात के इलाका बहरीन, यहाँ पर ये रहते हैं, अफसर खान इनका नाम है। और जैसे वो गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने उनको आवाज़ दी कि यहाँ पर शायद कुछ है, उनको लगा कि शायद कुछ जानवर है। जब उन्होंने वो कहते हैं कि मुझे
पता नहीं था यहाँ पर कौन है, लेकिन जब उन्होंने हाथ रखकर उसको बाहर निकाला तो वो एक कुत्ता था और फिर सब लोग वहाँ पर जो मौजूद थे वो बड़े खुश हुए। और अब हम आपसे उनकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो वीडियो वायरल हुई और ये जो वाक़या हुआ ये आखिर कैसे हुआ, उन्हीं से हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफसर, जिस तरह से हमने ये बात की है, ये वीडियो की, ये बताइएगा कि किस तरह से वाक़या पेश आया था, क्या हुआ था, ज़रा अपनी ज़ुबानी बताइएगा। नमाज का टाइम था और नमाज के लिए 10 मिनट रह गए थे। मैंने बेटे को कहा ये आप दुकान संभाल ले और मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए निकला तो दरिया के किनारे में तो काफ़ी हज़ारों की तादाद में लोग खड़े थे। एक अमीर साहब ने मुझसे कहा कि यहाँ कुत्ता फंसा हुआ है, तो एक शेटर सा मेरे सामने आ रहा था, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने जूते जो है ना उतार के जो है ना उस दरिया की उस तरफ चला गया। जो मैंने देख कुत्ते के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने जो है ना सारा नज़र जो है ना कुत्ते के ऊपर रख दी कि मैंने इसको इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से बचे, हर तरीके से जो है ना इसको बचाना है। अपनी जान की भी मैंने परवाह नहीं की और मुझे जो है ना जहन में ये भी नहीं आ रहा था कि जो है ना ये कुत्ता जो है ना मुझे मतलब इसको कैसे बचाना है। तो मैं जब जाने लगा तो लहरें जो है ना और ही तेज़ होने लगी। जब मैं कुत्ते के करीब पहुंचा तो कुत्ते को जैसे मैंने हाथ लगाया और कुत्ता जो है ना मैं डायरेक्ट जो है ना अपने गोद में लिया और मैं सीधा जो है ना दरिया की उस तरफ आ गया। अच्छा, ये भी कहिएगा, जब आपकी ये वीडियो पूरी वायरल हुई और इस रेले में आपने कुत्ते की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया, क्या आपको तैराकी आती थी? मतलब क्या आपने ये सोचा था कि अगर मैं इसको बचाने जा रहा हूँ, खुदा ना खासा कुछ हो गया तो मैं इस तरह से एक्ट कर लूँगा, मैं तैराकी कर लूँगा या कुछ? नहीं, तैराकी थोड़ी बहुत 100 में 50% आती थी, लेकिन उम्मीद थे अल्लाह जो है ना, मैंने यही सोच रहा था कि जो है ना अल्लाह मेरे साथ है। जो है ना बार बार मैं आसमान की तरफ देख रहा था, लोग जो है ना आवाज़ें मार रहे थे, तालियां पीट रहे थे और मेरे नाम के नारे बजा रहे थे, तो मेरे जो है ना उनकी तरफ देखता भी नहीं था। मैंने कहा शायद ये अमल जो है ना अल्लाह को पसंद आ जाए और मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। मैं यही सोच में जो है ना नज़रें मैंने झुकाए रखे थे, मैंने उस टाइम तक नज़रें नहीं उठाई थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं मस्जिद में चला, वहाँ मैंने अपने कपड़े धो लिए क्योंकि वो कुत्ता नजस था। मैंने अपने उस दरिया के पानी से कपड़े धोए और मस्जिद में चला गया। मस्जिद में मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो मीडिया वाले आ रहे बार बार ये सवालात कर रहे, मैं इनको यही सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। सर ये भी बताइएगा कि जब ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया पर ये आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पर इसको कवर कर रहा है, तो कैसा महसूस करते हैं कि आपने एक जानवर की जान बचाई? मेरे जो है ना, मैं तो एक मतलब यानी कि 47 साल एक मतलब जवान भी नहीं हुई। 47 साल के बाद जो है ना पीछे रिवर्स करते। मेरे से तकड़े तकड़े भी जो है ना यहाँ हमारा निडर लोग बहुत है, जवान लोग, उनके सारों का यही जज्बा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई जो है ना ऐसा कोई चीज़ मुहैया नहीं है, जैसे जैकेट वगैरह, रस्सी वगैरह, ऐसा कुछ वगैरह। जो हमारे जो है ना लाशें बहुत यहाँ बहते हैं, जो है ना उनको 15-20 दिन के बाद उनको निकाला जाता है, कोई गल सड़ जाता है, कोई मछलियाँ खा लेते। हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारा कुछ जो है ना ऐसा कुछ चीज़ मुहैया किया जाए ताकि हम चौकस जाए ना, हमें फ़ोन हमारे लिया जाए, ताकि हम नंबर लिया जाए, ताकि हमें कॉल किया जाए और हम जैकेट पहन के इस दरिया में छाल लगाकर उस जो है ना लाश को बचाया जाए ताकि वो जैसे हम उसको दफनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफसर। आप जैसे लोग ही होते हैं जो कि इंसानियत की बेहतरीन मिसाल बनते हैं और आपके जैसे लोगों की वजह से ही एक मुआशरा बेहतरी की तरफ गामजन होता है, वरना अगर सारे को अपनी पड़ जाए तो फिर मामला तो ऑब्वियसली बड़े खराब नफ्सी के दौर में ऐसे लोग जिंदा हैं और ऐसे लोग काम कर रहे हैं, सोच रखते हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसमें हम वज़ीर आज़म के कल अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से बात करेंगे। और आई थिंक कि ही इज़ वन ऑफ दोज प्राइम मिनिस्टर्स जो मीडिया से ना तो घबराते हैं और बड़ा अप फ्रंट आकर सवालात के जवाबात भी देते हैं। आप उनसे इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं उनकी बातों से, उनके जवाबात से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बात नहीं करते या सवालात के जवाब नहीं। बिल्कुल। तो ये अल जज़ीरा को जो इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, तो वो कल तो ज़ेर बहस रहा और उसमें खूब उन्होंने बात की हर तरह के एस्पेक्ट्स पे, चाहे वो इकनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान के अंदर के मसाइल हों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, मीडिया के हवाले से बात, तो खुलकर बात की इस इंटरव्यू में। और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो उन्होंने कहा कि मईशत अब दुरुस्त समत पर गामजन है, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा। उन्होंने तनकीद का जिक्र किया और कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में जितनी तनकीद मेरी हुकूमत पर हुई है, आई डोंट माइंड क्रिटिसिज्म, लेकिन जिस तरह से हो रही है हम अपना काम जारी और सारी रखेंगे और मुल्क को बेहतर करेंगे। फिर अपनी पूरी स्ट्रगल का भी जिक्र किया उन्होंने, फिर मईशत का भी जिक्र किया, कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की।
तो ओवरऑल डिस्कशन हुई पॉलिटिक्स पर भी, इसके साथ पाकिस्तान के इंटरनल मामलात पर भी, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी। तो एक मतलब मुकम्मल इंटरव्यू था जिसकी डिटेल जो है वो अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि अब तो इस वक्त हर वक्त वही बात हो रही है। जी, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बारिश तो अच्छी होती है, लेकिन जब बारिश रुकने का नाम ना ले तो फिर हालत और हालात खराब होते जाते हैं, जो कि अभी इस वक्त लाहौर का सिनेरियो है कि मुसलसल आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद तेज बारिश का सिलसिला जारी है और सड़कें जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है लाहौर में, खुसूसन अगर बात करें, क्योंकि पंजाब भर में बारिश हो रही है और वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। तो लाहौर से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जुनैद रियाज, जो कि हम अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है लाहौर में, बारिश कितनी हो रही है और फिर जो हो रही है उसके बाद इंतजाम कैसे हैं? जी, इस वक्त तो मूसलाधार बारिश हो रही है और रात से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, कभी तेज़ और कभी कम। तो मुसलसल जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और निकासी आपका निज़ाम जो है वो वैसे ही है जैसा कि पहले हुआ करता है लाहौर में। और सूरत हाल ये है कि 2-2 फुट पानी जो है वो सड़कों पर इकट्ठा हो गया। अगर बात की जाए हम शाहराहों की, इस वक्त तो मैं टाउनशिप हमदर्द चौक में मौजूद हूँ और दूर तक मेरे पीछे पानी ही पानी जो है वो इकट्ठा हो चुका है, जबकि लक्ष्मी चौक, जेल रोड और दीगर लानस रोड और इस तरह अहम शाहराहें जो हैं लाहौर की, वहाँ पर भी 2-2, 3-3 फुट जो है वो पानी जमा है। वासा की जानिब से अमला तो तैनात है, लेकिन ये मैन पावर से जो है ये तमाम के तमाम मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। इसके लिए लाहौर के सीवरेज सिस्टम को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसके हमेशा से दावे किए जाते हैं। कई हुकूमतों ने दावे किए कि हम जो सीवरेज सिस्टम बनाएंगे जिसकी सीवरेज जो है वो रावी में इसको ड्रेन किया जाएगा, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो आम इलाके भी हैं वहाँ पर भी घरों में पानी घुस चुका है। और जो दावे हैं बासा हुकाम की जानिब से बारिश रुकने के 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पानी को निकाल दिया जाएगा बारिश के, लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी भी यहाँ पर पानी मौजूद है। वासा का अमला जो है वो इक्का दुक्का नज़र आ रहे हैं जहाँ पर पानी जो खड़ा है, जहाँ पर अहम शाहराहें हैं। और सूरत हाल ये है कि लोगों को दफातर जाने में भी मुश्किलात का सामना है, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, गाड़ियों के अंदर जो है वो पानी घुस रहा है, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा होने की वजह से लोगों की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं और शदीद परेशानी का सामना है और लोग जो हैं वो मसाइल से दो चार हैं। और बारिश का सिलसिला जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सारा दिन जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मज़ीद पानी जो है वो सड़कों पर जमा हो सकता है। जी जुनैद, आपका शुक्रिया और खैरियत से रहिएगा। अल्लाह करे जी जल्दी रुक जाए और जो लोगों के लिए अब ये जहमत बन रही है, अब हालात अंडर कंट्रोल रहें, क्योंकि फिर इसके बाद जो खबरें आना शुरू होती हैं उससे दिल बड़ा दुखी होता है, क्योंकि खस्ता हाल मकान हैं और फिर मकानात की छतें गिरने के वाक़यात, दीवारें गिरने के वाक़यात, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो जाती हैं। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप लाहौर या पंजाब में हैं और आपका कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो घरों से बाहर मत निकलें, क्योंकि ये बारिश कभी भी जहमत बन सकती है। जब कोरोना के दिनों में था ऐसे तो लॉकडाउन देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आते थे कि लॉकडाउन है कि नहीं है, तो इसी तरह ये ना हो कि आप बारिश देखने के लिए बिला वजह घरों से बाहर आएँ और सड़कें ब्लॉक हों, ऑलरेडी पानी है, तो सिर्फ ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें। पंजाब में, केबी में, कहीं पर भी अगर सिंध में भी बारिश हो रही है तो यही चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम आज आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, और अब ये जानेंगे हम उनसे कि पाकिस्तान की तहरीक का हिस्सा बनने वाले मौजूदा पाकिस्तान को वो कैसे देख रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कुर्बान अली बरलास मौजूदा हुकूमत से अभी तक तो मायूस दिखाई देते हैं। इमरान खान ने उन्होंने कहा कि वादे तो बहुत किए, लेकिन टीम उनकी अभी भी नासमझ और नालायक सी दिखाई देती है। बुजुर्ग पाकिस्तानी शहरी हैं, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का उन्होंने कहा कि फ़र्क है। और साथ ही साथ अल्लामा इकबाल का जिक्र भी किया और कहा पाकिस्तानी नौजवानों के अल्लामा इकबाल पढ़ना और समझना
बहुत ज़रूरी है। फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र कराची, पाकिस्तान की ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर आज भी मौजूद हैं। और अब सर मैं हमेशा से कोशिश होती थी कि जब भी कोई इस तरह का शो हो जिसमें मैं ऐसे लोगों से मुलाकात कर सकूं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की उस पूरी जिद्दोजहद में अपना रोल प्ले किया। बिल्कुल, तो अवैस कियानी हमें इनसे आज मुलाकात करवा रहे हैं। जी अवैस, बताइएगा क्या कहना है इन बुजुर्ग शहरी का और वो कैसे देखते हैं आज के पाकिस्तान को? मुलाकात ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो कि तहरीक आज़ादी में शरीक थे, पाकिस्तान को बनते हुए देखा और फलते हुए देखा। ब्रिगेडियर कुर्बान अली बरला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जब पाकिस्तान बन गया तो आपने कायद-ए-आज़म को वेलकम कहाँ पे किया, कैसे आपकी उनके साथ मुलाकात हुई? मैं उस वक्त मिलिट्री कॉलेज में था, जेलम, और मिलिट्री कॉलेज के अंदर उन्होंने कोई 20 कैडेट सिलेक्ट किए। हमने कायद-ए-आज़म साहब को सलामी दी, फिर उन्हें हम सब थे 1 बाय 1 हैंडशेक किया। फिर हमें कहा, यंग बॉयज, आई हैव मेड पाकिस्तान फॉर यू, नाउ इट इज़ अप टू यू टू रन दिस कंट्री। आई प्लेस लॉट ऑफ होप इन यंग जनरेशन। जो कायद-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाहते थे, क्या ये वही पाकिस्तान है अमली तौर पर? जो पाकिस्तान मैंने देखा है कायद-ए-आज़म के ज़माने में, उसमें और आज के पाकिस्तान में 1000 दर्जे का फ़र्क है। उस वक़्त के लोग बड़े ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। आपने बहुत से अदवार देखे हैं, मौजूदा हुकूमत को आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान वादे बहुत करते थे। इमरान खान जो उसने वादे किए वो अभी तक मुझे एक वादा भी उसका पूरा नजर नहीं आया। इसकी टीम जो है वो बड़ी नालायक टीम है और खान साहब मजबूर हैं। इसकी जेब में खोटे खिस्से जैसे काज़म ने कहा था। वुज़रा आप समझते हैं कि आप उनके वुज़रा इनकी टीम को कैसे देखते हैं कि क्या उनकी टीम सवाए शेख नीद के और फ़ख्र इमाम के और मुझे कोई ऑनेस्ट आदमी नहीं नजर आता। हर एक आदमी नैब के उसमें आया हुआ है। और मैं आर्मी के बारे में ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी जो है सबसे बड़ी दुनिया में एफिशिएंट है और उसकी वजह ये है, वी हैव ए काज, अब इंडिया हैज़ नो काज। मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल को 8वीं जमात के बाद कंपल्सरी करना चाहिए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल तेरे कुछ वीरों से, ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है। पाकिस्तानी यूथ जो है दुनिया की सारे जानों के सबसे बेस्ट हैं। जितनी पोटेंशियल पाकिस्तान यूथ में है, पाकिस्तानी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको कोई गाइडेंस नहीं मिली। उस्ताद, ना कोई काम का उस्ताद मिला इनको, ना कोई काम का लीडर मिला। लेकिन ये यूथ बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर, दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हासिल करने के लिए हम सब को मेहनत करनी होगी ताकि जो ख्वाब हमारे कायदीन ने देखा था उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान तरक्की करे। अवैस कियानी ने बड़ी ज़बरदस्त ये हमारी मुलाकात कराई। वर्चुअल मुलाकात थी, बट आई थिंक नाउ वी आर यूज्ड टू इट। कोविड-19 की वजह से हम वर्चुअल मुलाकातें कर करके ना आदी हो गए हैं। ट्रू। अब कोविड-19 का आपने जिक्र किया है, तो जब लॉकडाउन था तो मूवीज़ भी रिलीज़ नहीं हो रही थी, ना ट्रेलर्स देखने जा रहे थे। अब चूँकि लॉकडाउन में ईज डाउन हो चुका है पूरी दुनिया में, तो मूवीज़ के ट्रेलर्स आ रहे हैं और एक बहुत ज़बरदस्त मूवी आने वाली है जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की, नो टाइम टू डाई। उसका ट्रेलर जारी हो चुका है, फिल्म नवंबर में रिलीज़ होनी है। ज़बरदस्त ट्रेलर आपने देखा, बट अबू ज़र आर यू एक्साइटेड कि ये मूवी मैं तो वैसे अब हर मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि 6 महीने से कोविड की वजह से मैंने तो कोई सिनेमा में मूवी नहीं देखी, तो ये तो जरूर देखेंगे। जिनको नहीं पसंद एक्शन मूवीज या जिनको नहीं पसंद साई-फाई या जिनको नहीं पसंद स्लो मूवीज, बॉन्ड सीरीज तो खैर बहुत पसंद की जाती है, बट मैं इन जनरल कह रही हूँ ना, जैसे अभी हमने पहले भी एक दफा दिखाया कि सुपर हीरोज की वो जो 3 मूवीज एक साथ आई हैं, तो अब सब एक्साइटेड हो रहे हैं। एनीवेज जी, हमें चलना एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानियों में बहुत टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। और नन्हे बच्चों की अगर बात करें तो फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र कराची, पाकिस्तान की बेटी 7 साल मार्शल आर्ट चैंपियन फातिमा नसीम ने तारीख रकम कर दी है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जी। तफसीलात के मुताबिक फातिमा नसीम ने 1 मिनट में अपने दोनों हाथों से 211 मरतबा कोनी मारी। और मेरे लिए ये अवार्ड इसलिए भी और ज़्यादा मज़ेदार भी हो गया और प्यारा भी हो गया कि इन्होंने एक इंडियन का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारतीय रिकॉर्ड चकनाचूर किया। फातिमा नसीम ने जो 242 मरतबा दोनों हाथों से कोनियों को टारगेट पर हिट किया। और वाज़े रहे कि बर्तरी के साथ वाज़े तौर पर ये पाकिस्तान के नाम अब आ चुका है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल हो गया है। बिल्कुल, तो हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे फातिमा नसीम से। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ इसमें ये भी बतानी ज़रूरी है कि मार्शल आर्ट चैम्पियन मोहम्मद राशिद की ये साहबजादी हैं जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। 60 मरतबा उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। भारत का रिकॉर्ड भी 15 से ज़्यादा मरतबा वो तोड़ चुके हैं। तो मतलब ये टैलेंटेड फैमिली है, बड़ी ज़बरदस्त, और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। तो इनसे मुलाकात आपकी करानी है हमने अभी आज। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और फातिमा, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने इतना ज़बरदस्त काम किया कि आपने मतलब प्रैक्टिस की और फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना, ये बहुत बड़ी बात है। कितनी तैयारी की, कब से तैयारी कर रहे थे इसकी आप? मैं तकरीबन और मैंने बहुत मेहनत की इस रिकॉर्ड के लिए। मैंने बहुत मेहनत और रिकॉर्ड के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। फातिमा, मेहनत तो आपने वाकई बहुत की है, बड़ी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तैयारी कैसे की थी? पापा भी आपके माशाल्लाह मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। तैयारी की, पापा ने कितनी हेल्प की? फिर इंस्पिरेशन कैसे ही? पापा ही इंस्पिरेशन आपकी, वही आपके आइडियल हैं? जी उन्होंने ही मुझे बताया था और मैंने भी फिर दिल लगा के ये प्रैक्टिस की थी। तो फिर मैंने प्रैक्टिस की, मैंने मेहनत की। फिर पापा चाहते थे कि मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं, तो फिर मैंने ये बनाया और मैं इसमें कामयाब हो गई। अच्छा, उसमें कामयाब हो गई। अब ये बताओ फातिमा कि मार्शल आर्ट तो लड़कियों का नहीं है, गेम नहीं है, लड़कियों की फील्ड नहीं है। ये तो हम बचपन से, मैं भी सुनती आ रही हूँ और सब जानते हैं। तो फिर आपने क्यों ये वाली फील्ड चूज की? ये आपकी चॉइस थी या आपने बाबा को देखते देखते आपने कहा कि आपके पास इतने रिकॉर्ड हैं, कभी मुक्के मारने का, कभी लाते मारने की, और मार्शल आर्ट के अंदर, तो आपने सोचा कि मैंने भी यही करना है? देखिए, शौक पे बात होती है। मेरा ये शौक था और करते हैं, लोग भी करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं। ये मुझे बहुत शौक था प्रैक्टिस का। मुझे कराटे करने का शौक था, मार्शल आर्ट्स करने का शौक था। जब मैंने अपने पापा को देखा तो मेरा मतलब कि मेरा मना, यार मुझे भी पापा की तरह बनना है और मैंने भी इसी तरह प्रैक्टिस करके पापा को दिखानी है और इसी तरह बनना है जैसे मेरे पापा हैं। क्या बात है, वेरी गुड। बिल्कुल फातिमा, पापा आपके आइडियल हैं। तो ये बताएं कि तैयारी किस तरह की थी, कितना वक्त लगा? और रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। फिर आपने इतने बड़े मार्जिन से रिकॉर्ड तोड़ा है, वो भी भारतीय एक खिलाड़ी को आपने इसमें शिकस्त दी है। बताइएगा कैसे आपने ये किया, तैयारी कैसे की इसकी? सर, मैंने रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस की थी और पापा भी मेरे साथ प्रैक्टिस रोजाना मुझे कराते थे। फिर मुझे ये रिकॉर्ड बनाना फिर मेरे लिए इजी हुआ, तो फिर मैंने ये रिकॉर्ड बनाया। फिर आपने रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, अब फातिमा ये बताओ कि ये जो अभी मैं आपकी एक वीडियो दिखा रही थी और मैं देख के बड़ा खुश भी हो रही थी, कैसे घूम के आप किक लगाते हो। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी से लड़ाई हो या स्कूल में आपने कहा हो कि आओ मैं तुम्हें अपना ना मार्शल आर्ट का एक एक्ट करके दिखाती हूँ, और फिर आपने घूम के उसको टांग लगाई हो? कभी ऐसा किया आपने? नो, मैंने स्कूल में अपनी टीचर, अपने सर को, पीटी सर को, सबको बताया है कि मैं मार्शल आर्ट्स करती हूँ। एंड कभी कभार मैंने हर दिखाई, लेकिन इस तरह मैं कभी किसी को मारती नहीं हूँ। अपनी ताकत, अपनी मेहनत को किसी के ऊपर मतलब के वेस्ट नहीं करती हूँ।
अरे वाह, बड़ी समझदार है अबूजर, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। और होना भी ऐसी चाहिए, गेम गेम ही होती है, उसको आप आम जिंदगी में अगर इस तरह इस्तेमाल करने लग जाए फिर तो इनके सामने कोई आएगा ही नहीं। और मजाक में कह रही थी। हमारे साथ मोहम्मद राशिद भी मौजूद हैं और जो आपके पापा हैं फातिमा, तो मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू और मैं चाहूंगी कि उनको भी हम शामिल करें। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि ना सिर्फ आपने अपना एम एंड गोल सेट किया हुआ था बल्कि अब आपने छोटी सी फातिमा को भी इस ट्रैक पर लगा दिया है। कैसा लगा आपको जब ये अप्रूव हो गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फातिमा का नाम भी आ गया? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे फादर जो है मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। मेरे फातिमा से पहले 9 स्टूडेंट भी थे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे, लेकिन लाजमी बात है कि फातिमा को जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था, मेहनत करवा रहा था, तो मेरे जहन में यही चीज थी कि फातिमा का जो टैलेंट है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फातिमा जो है वो प्रैक्टिस करते हुए माशाल्लाह से थोड़ी सी एग्रेसिव भी है, थोड़ा सा इनमें जोश और बलबला बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने फैसला किया कि यार इसको रिकॉर्ड बनाना चाहिए। और फिर कोविड-19 था, ये घर पर थी, अपनी प्रैक्टिस जो है वो घर पे ही कर रही थी। मेरे पास क्लब की जो जगह है वो मैंने अपने घर पे भी एक छोटा सा एक माहौल बनाया हुआ है प्रैक्टिस का, और घर की जो मेरी छत है उस पर मैंने क्लब बनाया हुआ है। तो कोविड-19 की वजह से मैं भी घर पे था, जॉब नहीं थी और फातिमा भी घर पे थी, तो मैंने भरपूर तरीके से इन पे मेहनत की और फातिमा ने जो है उसको सच साबित करके दिखाया है और इन्होंने साबित कर दिया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की बेटी है। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ और मैं खुद भी अपने जज्बात बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि फातिमा बहुत छोटी है अभी, और इन्होंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और वो जो भारतीय लड़की है वो काफी यंग लड़की है और इससे रिकॉर्ड का एज से कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो इतनी छोटी सी एज के अंदर जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करना जो है वो बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा पाकिस्तान के लिए और इसके प्राउड वाला जो है वो मैं समझता हूँ मौका है। सही, ठीक है मोहम्मद राशिद, ऑब्वियसली बड़ी ज़बरदस्त, और आपने ये अच्छा टाइम निकाला कि अगर टाइम था आपके पास, जॉब नहीं थी, तो आपने उसको यूज़ किया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। ये अच्छी इम्प्रोवाइजेशन है वक्त की भी। तो ये बताएं कि आगे क्या टारगेट है? आप तो माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बना चुके हैं, एक लंबी लिस्ट है आपके पास, 75 आर्मी रिकॉर्ड्स हैं। बेटी को माशाल्लाह आपने इस तरह अब टीच किया है। क्या दोनों प्लान्स बना रहे हैं, आगे क्या करने जा रही है, खासकर फातिमा की अगर बात करें? देखिए जी, मेरा जो बेसिकली फातिमा से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ तो मेरा इतना ज्यादा रुझान नहीं है। मैं खुद 60 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ, लेकिन मेरा बेसिकली एम है कि फातिमा को जो है मुस्तकबिल में जो है वो सैफ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं और इसी तरह ओलंपिक हैं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान फातिमा जो है उस लेवल पर जाके जो है वो मेडल हासिल करें, और मैं इनकी जो ट्रेनिंग है और इनकी जो प्रैक्टिस है वो अभी से ही इसी लेवल पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे अपने अल्लाह से भरपूर उम्मीद है कि आने वाले सालों के अंदर जो है ये एज ए फाइटर अपने आप को इंशाल्लाह ताला जरूर कमाएगी। और बेसिकली मुझे भी शौक है, बल्कि ये फातिमा को खुद बहुत ज्यादा शौक है कि वो फाइटर बने। आई थिंक ऐसे फादर्स हो ना तो फिर डॉटर्स बड़ा प्राउड फील कराती हैं वालिदैन को और उनके लिए बड़ा काम भी करती हैं। तो आप जितनी हिम्मत उसकी बंधा रहे हैं, इंशाल्लाह वो जिंदगी में जरूर कुछ करेंगे। लेकिन राशिद साहब, आज आपका टाइम नहीं है, आज लाइमलाइट में हमारे साथ फातिमा है, तो मैं फातिमा से पूछूंगी कि वो क्या चाहती हैं और वो क्या बताना चाहती हैं। सो फातिमा, आप बताओ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है और आपने क्या सोचा है कि आप आगे क्या करना चाहते हो? मैम बिल्कुल सही जो पापा ने कहा, मेरा भी फाइट का शौक है एंड मेरा एम ये है, मेरा मकसद ये है कि मैं फाइटर बनूं और इंटरनेशनल खेलूं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हासिल करूं। तो कभी डर नहीं लगता? फाइटर में चोटें भी लग सकती हैं, वो सामने वाला भी तैयारी करके आया होता है, तो कभी ऐसा लगता नहीं कि नहीं ओहो इसमें तो मुझे लग भी सकती है, या कभी डर लगा हो आपको इसमें? मुझे फाइट में बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन वो मैं भी तो प्रैक्टिस, पापा ने मुझे हमेशा ये बात सिखाई है, जिस बंदे ने प्रैक्टिस की है तो हमने उससे ज्यादा की है। बिल्कुल ठीक है फातिमा। तो ये बताएं कि ऑब्वियसली आपके अब एम तो बड़े ज़बरदस्त हैं और आपने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया वो लग भी रहा है कि आप जिस तरह से तैयारी करती हैं बड़े वाज़े मार्जिन से आप फिर जीतती हैं। तो फिर जब ये रिकॉर्ड बनाया था तो भारतीय खिलाड़ी को फैमिली, फ्रेंड्स और सब लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, कितनी खुश हुई? आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बना देंगे आप। नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने प्रैक्टिस की, मेहनत की, तो फिर जब मैं रिकॉर्ड वाले दिन खड़ी हुई थी, जब मुझे बहुत टेंशन थी कि मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने कर दिया था और पापा भी बहुत खुश हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और हमारी दुआएं हैं आपके साथ
कि आप जो प्लान कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करे। आमीन, और आमीन। राशिद साहब छोड़िएगा नहीं, इसको सपोर्ट करना और एनकरेज करना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का, और इसी तरह पाकिस्तान का नाम आप रोशन। एनीवेज आज का हमारा वक्त खत्म हो चुका है, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।